अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? कैन यू पीपल हेयर मी? सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नुदरत जी, जी मैम। कैसी हो नुदरत? सब लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं सारे? घर में सब ठीक ठाक हैं आप लोगों के? चले, खुदा सबको आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। चले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज का हमारा जो है वो है वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस होपफुली हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा। हमने बहुत माइक्रोबायोलॉजी की बात कर ली, और माइक्रोबायोलॉजी में बेचारे वायरसेस इकलौते और सुतेले ये नहीं होने चाहिए। मैं ठीक, सब अल्लाह का शुक्र। अच्छा, टाइम थोड़ा जल्दी जा रहा है हमारा, तो काइंडली हम इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मैं ये आपसे कह रही थी कि हम माइक्रो जब से स्टार्ट किया हमने वायरसेस की ही बात की है। ठीक है, तो वायरस से वो सॉरी बैक्टीरिया की ही बात की है, और माइक्रोबायोलॉजी में हमने यही कहा है कि बैक्टीरिया ऐसे है, बैक्टीरिया वैसे है, बैक्टीरिया की ये क्लासिफिकेशन है, इस तरह से रिप्रोडक्शन है, ये है वो है। तो माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ कंसर्न जो है वो बैक्टीरिया तक नहीं है, बल्कि वायरसेस भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो वायरसेस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। जैसे कि आजकल कोविड इतना ज्यादा फैला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, जो कि एक वायरल डिजीज है। ठीक है, कोरोना वायरस है। तो वायरसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब देखते हैं कि वो क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द वायरस डिस्कवरी, कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस एज कंपेयर टू लिविंग सेल। सही है, हमने देखनी है कि कौन कौन सी खसूसियात हैं जो कि वायरस या लिविंग सेल के अंदर मौजूद होती हैं, दोनों में क्या फर्क है। अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द वायरस, वायरस का ओरिजिन देखते हैं। एक्सप्लेन वायरस कंपोनेंट एंड शेप, characterize a bacteriophage, contrast bacteriophage lytic and lysogenic life cycle, describe the life cycle of an enveloped DNA and RNA virus, state the characteristics of the virions and prions. अच्छा जी, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आप लोग प्लीज अब अपने लेक्चर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ वायरस डिस्कवरी। अब हम ये देखते हैं कि वायरस की डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या है। सही है, इतना हमने सुना है कि वायरस ऐसे है वैसे है, तो देखते हैं कि होता क्या है। एक चीज मैं आपके ज़हन में क्लियर कर दूं क्लास के, वायरस जो होता है ना, वो एक जस्ट लाइक अ क्रिस्टल। क्रिस्टल आपने देखे कभी नमक की कल में? अक्सर जिन्होंने एफएससी की होगी, अक्सर उन्होंने देखा होगा कि वो सॉल्ट एनालिसिस करते हुए या लैब में वैसे भी अक्सर नमक की कलमें मौजूद होती हैं। ठीक है, लंबी लंबी सी। तो हमारा जो वायरस है वो बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे कलम की तरह मौजूद होता है इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जब तक वो जिस्म से बाहर मौजूद है। वायरस को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए हमेशा एक लिविंग बॉडी की जरूरत रहती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर तो वो बॉडी से बाहर मौजूद है तो रहे, नॉन फंक्शनल है, वो अपनी मशीनरी भी यूज नहीं करता। वायरस की बॉडी की मशीनरी उसी वक्त फंक्शनल होती है जब वो किसी लिविंग थिंग के अंदर एंट्री मारता है। अब वो लिविंग थिंग एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जब तक उसे होस्ट नहीं मिलता तब तक वो नॉन फंक्शनल रहेगा अपनी मशीनरी समेत। अब वो होस्ट मैंने आपको बता दिया कुछ भी हो सकता है। ओके, डिस्कवर कैसे हुआ? In the late 1800s, botanists had been trying to find the cause of the tobacco mosaic disease. अब जो तंबाकू की फसल थी वो एकदम बर्बाद होना शुरू हो गई। ठीक है, तो जो आपका बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट कहते हैं वो लोग जो कि बॉटनी को स्टडी करते हैं, पौधों की स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ये देखा, एवेंस्की था, डी एवेंस्की, उसने फिल्टर किया सैप ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स
ऑफ रिमूविंग पार्टिकल्स द साइज ऑफ द ऑल नॉन बैक्टीरिया। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने एक फिल्टर लगाया और फिल्टर के ऊपर उस पानी को, पत्ते के पानी को क्या किया, उसको फिल्टर किया और सारा का सारा एक साइड पे निकाल लिया। ठीक है, ये डी वेंस्की ने 1892 में किया। ये देखें, ये वेंस्की का एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें बैक्टीरिया प्लस वायरस दोनों मौजूद है। ठीक है, ये इसने मिक्स किया इधर, और यहाँ पे एक लगा दी इसने स्टेराइल फ्लास्क। ठीक है, साफ सुथरी फ्लास्क। इस फ्लास्क से ये नीचे आ गया सारा का सारा। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब इसको स्टेराइल किया गया, स्टेराइल फ्लास्क के अंदर डाला गया और फिल्टर के थ्रू डाला गया, तो आपको पता है कि हमेशा वायरस का साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वायरस जो है उसका साइज होता है सबसे छोटे बैक्टीरिया के इक्वल, इतना वायरस छोटा होता है। ठीक है, तो जब उसने इस फ्लास्क में से उसको गुजारा, तो फ्लास्क में से गुजारने के बाद उसे पता चला कि बैक्टीरिया तो ऊपर रह गए, नीचे सारे के सारे वायरसेस आ गए। फिर इस वायरस की उसने आइडेंटिफिकेशन की, उसने कहा कि ये वायरस रिस्पॉन्सिबल था उस तंबाकू की फसल को उड़ाने के लिए। ठीक है, द फिल्ट्रेट वॉज फुली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डिजीज इन द न्यू होस्ट। अब वो जो फिल्ट्रेट था, जो वो पानी था जो निकाला गया था, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि वो डिजीज कॉज कर सकता था किसी भी न्यू होस्ट के अंदर। शर्त वही है, होस्ट होना चाहिए। नथिंग कुड बी सीन इन द फिल्ट्रेट यूजिंग द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो तो हमें पता है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़नी है। नॉर कुड एनीथिंग बी कल्टिवेटेड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ठीक है, उससे कुछ नया उगाया नहीं जा सकता, बट उस फिल्ट्रेट से हमें एक चीज ये एनालाइज जरूर हुई कि हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे उसको वो इफेक्ट कर सकता है किसी न्यू लिविंग थिंग को। एवेंस्की कंक्लूडेड दैट द बैक्टीरिया वाज सो स्मॉल और दे मेड ए फिल्ट्रेट टॉक्सिन। ठीक है, फिल्ट्रेट टॉक्सिन उनसे बनाया जा सकता है। एक डच बोटानिस्ट था जिसका नाम था मार्टिनस बेजरिंग, ruled out the filterable toxins conclusion because the filtered saps are capable of causing undiluted infection। ठीक है, वो अनडिल्यूटेड इन्फेक्शन, अनडिल्यूटेड से क्या मुराद है कि मतलब आप जिसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों मिक्स थे, उनके अंदर कैपेसिटी थी कि बैक्टीरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा और वायरस वायरल इन्फेक्शन करेगा। लेकिन जब उस पत्ते को भिगो के निचोड़ के सैप किया गया तो पता चला कि वायरल इन्फेक्शन है। द एजेंट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर उगाया नहीं गया। बैक्टीरिया को हम लैब के अंदर मीडिया प्रोवाइड करके उगा सकते हैं पेट्री डिशेस पे, लेकिन वो ऐसा फिल्ट्रेट था क्योंकि उसके अंदर तो वायरस था, वायरस तो सारा का सारा उस जाली में से निकल के नीचे आ गया था, तो वो ऐसा था कि उसको होस्ट की जरूरत थी। तो फिर उसने ये कंक्लूजन निकाला कि वायरस को हमेशा ग्रो करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, और वो होस्ट कोई भी हो सकता है। 1935 स्टैनले डिस्कवर्ड दिस एजेंट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और फाइनली जब जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता गया, 19वीं सदी आ गई, तो स्टैनले एक साइंटिस्ट था जिसने इसको फिर क्या किया, इसकी कलमे बना ली, इसके क्रिस्टल्स बना लिए। अच्छा जी, वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दे लाई इन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ। यानी इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ऐसा, जिस तरह से बैक्टीरिया की है कि वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ इस किस्म की क्लासिफिकेशन नहीं है। इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि ये लाइफ और नॉन लाइफ के दरमियान की एक स्टेट है। अगर तो ये फंक्शनल होना चाहते हैं तो ये लाइफ के अंदर एंट्री मार देते हैं, अगर ये फंक्शनल नहीं होना चाहते, इनकी मशीनरी अंदर की ठप पड़ी हुई है, तो ये एज अ नॉन लाइफ एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें ना, जब हम स्पेसशिप में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो बेतहाशा वायरसेस की बॉडीज मौजूद है। स्पेस में बहुत ज्यादा वायरसेस हैं, लेकिन वो क्या है, वो नॉन फंक्शनल है। ठीक है, उनका कोई फायदा नहीं है जब तक उनको उनका क्या नहीं मिलता, होस्ट नहीं मिल जाता। ये खुले पड़े हुए हैं, तैर रहे हैं स्पेस के अंदर। नॉन लाइफ आर एसेलुलर विद नो सेल न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक सेल के अंदर मौजूद होती हैं। वो कहता है एसेलुलर है, एसेलुलर का मतलब कुछ नहीं है, फारिग है। ठीक है, देयरफॉर दे डोंट हैव द कंपोनेंट्स नेसेसरी टू कैरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब जब वो ऊपर वाली चीजें ही नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ से कैरी होंगी, कुछ भी कैरी नहीं होगा। वायरसेस कैन नॉट मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। अपने आप तो बेचारे ये मूव भी नहीं कर सकते और नस्ल कशी क्या करेंगे, नहीं कर सकते। सो
They could only reproduce within the living cells that they infect. Okay, they use their genetic information to force the host cells to replicate themselves. Obligate intracellular parasite, यानी कहते हैं धक्के से उसको कहते हैं होस्ट सेल को कि मुझे रेप्लिकेट कराओ, ठीक है। धक्के से मतलब एवं जोर जमाना, सही है। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट कहते हैं फरीजा, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल पैरासाइट एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। उसकी मशीनरी को यूज करते हैं। ओके, वायरस साइजेस, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये तो हमें पता है। वायरसेस आर टू स्मॉल इवन टू बी सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप। द बिगेस्ट साइज ऑफ द वायरस इज अबाउट 240 to 300 नैनोमीटर, यानी 1/10 ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। 1/10 हिस्सा रेड ब्लड सेल्स का भी, इतना छोटा है वायरस। द टाइनिएस्ट वायरस इज 20 नैनोमीटर, स्मॉलर देन राइबोसोम। अब जो टाइनिएस्ट वायरस है वो 20 नैनोमीटर है, यानी कि राइबोसोम से भी छोटा है। वायरस ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस वायरस आर द बिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बिट्स कहते हैं टुकड़े, छोटे छोटे न्यूक्लिक एसिड के टुकड़े हैं। डेट्स एस्केप फ्रॉम द सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी जानदार के सेल से निकलते हैं जब उसके अंदर एंटर होते हैं। सम ट्रेसेस आर फ्रॉम द एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। देयर मल्टीपल ओरिजिन्स एक्सप्लेन व्हाई वायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ पॉक्स वायरस हैं, कुछ रेबिडो वायरस हैं, कुछ रीट्रो वायरस हैं। रीट्रो वायरस HIV करवाता है, रेबिडो वायरस ये स्मॉल पॉक्स वगैरह कराता है, ठीक है। रेबीज का वायरस जो है वो कुछ और कराता है, पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स कराता है, सही है। तो मतलब इनकी भी ओरिजिन्स है, मतलब स्पीशीज स्पेसिफिक है, सही है। बहुत से वायरस हैं जो सिर्फ जानवरों में बीमारी करते हैं, वो इंसानों में नहीं करते, मतलब उनके लिए होस्ट जानवर ही होना चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं कि जो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको जानवर ही मिले तो वो बीमारी कॉज करेंगे, वो किसी में भी कर सकते हैं, वो जानदार होना चाहिए बस, ठीक है। However, some other have broader range of host cells. बात आ गई ना वहीं पे कि कुछ ऐसे हैं जिनकी ब्रॉडर रेंज है, जैसे हमने पढ़ा था ना एंटीबायोटिक्स के बारे में कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मेट्रोनिडाजोल क्या थी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी। वो क्या कर रही थी? एंटीबायोटिक भी थी, एंटी प्रोटोजोल भी थी, वो थी एंटी एमीबियासिस भी थी, ठीक है। सो सिमिलरली वायरस के भी होस्ट की जो रेंज है वो समटाइम स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, समटाइम ब्रॉडर होती है, किसी में भी जाके डिजीज कॉज करते हैं, देयर इज नो स्पीशीज स्पेसिफिक। कंपोनेंट देखते हैं इसके क्या क्या, न्यूक्लिक एसिड है, DNA और RNA, ये तो आपको पता है बैक्टीरिया में भी है और वायरसेस में भी है। DNA के बगैर तो कुछ नहीं, DNA तो हमारा भी है, ठीक है। सो DNA इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे सारा बेस कर रहा होता है। अब वो आपको पता है जैसे बैक्टीरिया में सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वायरस में भी एक गुच्छा भी हो सकता है, ऐसे करके ओवरलैपिंग 2 गुच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स। कैप्सिड और प्रोटीन कोट विच फंक्शंस ऑन प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे सर्दियों में आप लोग कोट पहन के रखते हो कि आपको ठंड ना लगे, ठंड आपकी बॉडी को कैप्चर ना करे, इसी तरह से वायरस ने एक खास किस्म का प्रोटीन का कोट पहना होता है, आप कह सकते हैं। वो कोट क्या करता है? वो कोट उसको हेल्प आउट करता है इन्फेक्शन प्रोसेस के दौरान। जब वो किसी होस्ट का बेड़ा गर्क करने के लिए उसके अंदर एंटर होता है, तो वो प्रोटीन का कोट बाहर की जो उसकी उस होस्ट की जो पुलिस होती है WBCs की फॉर्म में, एंटीबॉडीज की फॉर्म में, वो उसको एक्ट करने नहीं देती। अगर तो पुलिस बाहर की स्ट्रांग होगी तो वायरस मर जाएगा, मतलब इम्यूनिटी अच्छी होगी। और अगर पुलिस ताकतवर होगी, अगर पुलिस कमजोर होगी तो वो वायरल कोट जीत जाएगा, सही है। इन सम वायरसेस देयर इज एन आउटर एनवेलप दैट इनक्लोजेस द कोट एंड इज मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रीवियसली इन्फेक्टेड सेल्स। अब कुछ वायरस ऐसे हीट होते हैं कि वो कोट पहनने के साथ साथ किसी और होस्ट के अंदर बीमारी फैला के आए होते हैं और वहां से कुछ इन्फेक्टेड सेल्स साथ कह लें आपके अटैच करके लाए होते हैं, वो भी उनके लिए डबल कोट का काम करते हैं, ठीक है। सो अ कंप्लीट वायरस दैट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, द प्रोटीन कोट एंड एन एनवेलप इज कॉल्ड द विरियन, ठीक है। सो एक कंप्लीट वायरस, ठीक है, जो कि मुश्तमिल होता है जेनेटिक मटेरियल पर, प्रोटीन कोट पर और इनवेलप पर, उस सबको हम क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। इस सबको विरियन कहते हैं। ये देखें वायरस कंपोनेंट, ये पूरा वायरस है। अब ये देखें, ये जो आपको DNA नजर आ रहा है, ये सिंगल धागा भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है,
इस वक्त ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये इसका कैप्सिड है, ठीक है, ये इसका एनवेलप है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि वो खास किस्म की फैट्स जिससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। सो ये दिस इज द वायरस कंपोनेंट। आगे आ जाए शेप पे। वायरस शेप कैन बी बेस्ड ऑन द कैप्सिड, हेलिकल, पॉलीहिड्रल, कॉम्प्लेक्स। हेलिकल क्या है? हेलिकल होता है रॉड शेप, रॉड देखे ना आपने, लंबे लंबे पड़े होते हैं। मोस्टली जो आपकी तंबाकू के पत्तों की फसल में जो वायरसेस हैं वो आपके हेलिकल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉलीहिड्रल, पॉलीहिड्रल या आइकोसाहिड्रल, आइकोसाहिड्रल या पॉलीहिड्रल, जिसकी आप कह लें कि एक से ज्यादा शक्लें हैं, 23 किस्म के 23 चेहरों को बोलते हैं आइकोसाहिड्रल। पॉलीहिड्रल 23 से मुराद यानी बेतहाशा। मैनी साइडेड शेप, फॉर एग्जाम्पल एडिनो वायरस, आपका जो एडिनो वायरस है वो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बाय हैविंग स्ट्रक्चर लाइक टेल, हेलिकल एंड पॉलीहिड्रल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज। अब कुछ ऐसे हैं कि जो वायरस जो रॉड शेप भी लगते हैं और पॉलीहिड्रल भी लगते हैं, यानी कि शेप में वो रॉड भी हैं और मल्टीपल फेसेस हैं उनके, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, जैसे बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाजिस का शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, ये इस किस्म के सॉरी वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया ईटर होते हैं। ईटर जो वायरसेस को, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। सो मोस्ट इन्वेलप्ड वायरस हैव स्फेरिकल शेप, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस। अब बहुत से वायरसेस ऐसे हैं कि जिनकी शेप जो है वो क्या है, स्फेरिकल है, जिसको क्या आप क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी, ये देखें, ये रॉड शेप है, आप इसको देख सकते हैं। ये बैक्टीरियोफाजिस है, जो मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया ईटर होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं। ये एडिनो वायरस है आपका, और ये आपका एड्स का वायरस है, जिसे आप कहते हैं रीट्रो वायरस। जी बिल्कुल, हाँ जी। अब आगे देखें। बिफोर वायरसेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द होस्ट दैट दे इन्फेक्टेड, द करंट सिस्टम रिफ्लेक्ट द फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक चीज होती है फिनोटाइप, एक चीज होती है जीनोटाइप। जो चीज बजाहिर आपको सिर्फ उसमें उसकी शक्ल नजर आ रही हो, उसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हो, वो होती है फिनोटिपिक, फिनोटिपिकली, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उसके जेनेटिक मेकअप पे बेस कर रही होती हैं, यानी इंटरनल मेकअप पे बेस कर रही होती हैं, वो होती हैं जीनोटाइप। तो कहता है कि करंट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उसकी फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है। द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्टिंग्विश वायरसेस बेस्ड ऑन देयर, ये आपने चीज याद रखनी है, क्या है बाल्टीमोर, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, एंड जीनोम टाइप, डीएनए या आरएनए। यानी कि उसने वायरस को क्लासिफाई इस तरह से किया है कि उसका मेथड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, वो रेप्लिकेट कैसे करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसका जो जीनोम है, उसका जो जीनोटाइप है, वो डीएनए बेस्ड है या आरएनए बेस्ड है। International Committee on Taxonomy of the Viruses devised and implemented several rules on naming and classification of the viruses early in the 90s. इंटरनेशनल कमेटी थी टॉक्सोनॉमी ऑफ द वायरसेस के ऊपर, उसने क्या किया कि उसने डिफरेंट तरह की नेमिंग करना शुरू कर दी और रूलिंग करना शुरू कर दी 1990s के अंदर।
मिसाल के तौर पे इट स्टार्टेड एट द लेवल ऑफ द ऑर्डर एंड एंड्स एट द जीनस। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा किस तरह से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है, ऑर्डर से शुरू होती है और जीनस पे खत्म होती है। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप गौर से देखें, ये आपके पास ये कोरोना वायरस है, ठीक है, ये रेट्रो वायरस है, ये रियो वायरस है, ठीक है, ये बुनिया वायरस है, ये ऑर्थोमिक्सो वायरस है, ये एरिना वायरस है, ये फ्लेवी वायरस है, रेबिडो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है, ये भी एडिनो वायरस है, और ये हर्पसिस वायरस एंड ये पॉक्स वायरस। ये कुछ इस तरह। अच्छा, ये आरएनए वायरसेस हैं और ये सारे के सारे डीएनए वायरसेस हैं। अब आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ इनके बेसिक मेजर नाम पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे वाइवे में यही पूछ ले कि जी मिस आप मुझे किसी दो आरएनए वायरसेस के नाम बताएं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, रिट्रो वायरस एंड फ्लेवी वायरस, या रिट्रो वायरस या रेबिडो वायरस, ठीक है, ऑर्थोमिक्सो वायरस या पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। और डीएनए तो है ही बेचारे कम से हैं, ठीक है, जिसमें, और ये देखें आपका जो वायरस है वह कोरोना, वो आरएनए वायरस है, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये भी देखें, जिनका सिंगल स्ट्रैंडेड है वो नजर भी आ रहा है। डीएनए में आप कुछ भी बताएं, डीनो बता दें, हर्पिस बता दें, पैरा बता दें, बस इतना आपको पता होना चाहिए। सो 21 वायरसेस फैमिलीज दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस, यानी कि इतनी बेतहाशा फैमिलीज में से अभी सिर्फ उसने 21 फैमिलीज की बात की है कि जो जस्ट ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। ठीक है, बस आप इतना इसमें जान लें। ओके, नेक्स्ट मूव टू द कॉन्सेप्ट बैक्टीरियोफाज। क्या होते हैं बैक्टीरियोफाज? कहते हैं मच ऑफ द नॉलेज कम्स फ्रॉम स्टडिंग बैक्टीरियोफाज बिकॉज दे कैन बी कल्टिवेटेड इजीली विद इन द लिविंग बैक्टीरिया। आइडियली स्पीकिंग तो ये है कि वायरसेस जो हैं उनको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, उनको हम ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि उनको लिविंग बॉडी की जरूरत होती है। लेकिन बैक्टीरिया ऐसी फैमिली है कि इसको हम लेबोरेटरी में पेट्री डिश के ऊपर उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे कि पहले क्वेश्चन आया कि फिर क्या ये बैक्टीरिया की बॉडी को यूज करते हैं? यस, ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया की बॉडी को यूज करते हैं, उस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं और किसी होस्ट को भी आगे से फिर इफेक्ट करते हैं। Bacteriophages possess DNA inside their capsid, यानी प्रोटीन हेड। The capsid function as protection of genetic material। ये तो आपको पता है ना कि वो जो उसने प्रोटीन का कोट पहना होता है सर्दियों में, जैसे हमने पहना होता है, लाइक सर्दियों में, इसलिए कह रहे हैं सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन उसे थोड़ा बहुत पहना उसने प्रोटीन कोट को जो पहना होता है उसमें उसको किस चीज से प्रोटेक्शन दे रहा होता है? वो उसको बाहर की पुलिस से प्रोटेक्शन दे रही होती है अपने जेनेटिक मटेरियल को सेव करने के लिए। Their tail fibers are the base used to attach themselves to bacterial host cell। एक उसकी टेल होती है, ऊपर बेस होती है, आगे भी अभी शक्ल भी आएगी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। टेल से वो अटैच करता है, टेल से वो चैनल बनाता है जेनेटिक मटेरियल के लिए, और जैसे आप इंजेक्शन से मरीज को इंजेक्ट करते हैं ना दवाई, इसी तरह से वो उस अपटिक मटेरियल से उसको सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर, होस्ट के अंदर उसको इंजेक्ट करता है सुई की तरह। ये आप देख सकते हैं। पहले ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देख लें। ये उसका हेड है, ये जो है, ठीक है, ये अंदर सारा ये इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ये वो कोर है जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, इसने ये कोट पहना होता है प्रोटीन का, जिसको हम प्रोटीन कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है। ये सारी की सारी उसकी टेल होती है। ठीक है, और ये टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपका बैक्टीरियोफाज है, या ओवरऑल वायरस का स्ट्रक्चर ये होता है आपके पास। वो नहीं लेते, वो नहीं ग्रो करते, वो वायरस में है तो वायरस में पड़े रहते हैं, वो सॉरी स्पेस में है तो स्पेस में पड़े रहते हैं। कोई खुदा ना खास्ता पीपीज नहीं फॉलो करता, ऊपर चला है नासा से, तो वो फिर उसमें एंटर हो जाते हैं। या फिर इस किस्म की ओजोन लेयर की डिप्लीशन हम करते हैं, हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम को जब खराब करने की कोशिश करते हैं तो तब वायरसेस जमीन पे आते हैं, क्योंकि हम वो खास किस्म की लेयर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, दरख्तों को काटते हैं। क्यों कहते हैं कि हमें नेचर के साथ प्ले नहीं करना चाहिए? दीज आर द रीजंस। फिर वो वायरसेस स्पेस से नीचे आते हैं और फिर उस किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं जो कि पहले नहीं होती। ठीक है,
ये बैक्टीरियोफाज रेप्लिकेशन साइकिल है, ये आपने इसको लुक एट अ ग्लांस सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। पहला स्टेप देखें, फेज अटैच टू द होस्ट सेल एंड इंजेक्ट डीएनए, ये फेज है, ये देखें ये सारा का सारा होस्ट सेल है, ये अटैच हुआ यहाँ आके और इसने इंजेक्ट कर दिया अंदर, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे देखें, ये लाइटिक साइकिल है, आगे आप लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दो पढ़ेंगे। अब फेज 2 में आप ये देखेंगे फेज डीएनए सर्कुलाइज एंड एंटर्स द लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, या तो लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है या लाइसोजेनिक हो जाता है, ठीक है। जब इन दोनों में से डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी है। अब या ये होगा या ये होगा, पहले इसको देख लेते हैं, लाइटिक साइकिल को देख लेते हैं। लाइटिक साइकिल में आगे फर्दर क्या बन जाता है, ये नए सारे के सारे बन गए, ठीक है। ये जिसमें नहीं बना ये प्रोफाज है, डीएनए ऐसे का ऐसे ही रह गया, सही है, ये आपको इधर से भी मिल रहा है। अच्छा, इसमें देखें फेज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, अब ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया, सेल लाइसिस हो गया, रिलीज हो गया, फेजेस और विरियॉन्स बन गए। विरियॉन्स मैंने आपको क्या बताया था कि क्या है, विरियॉन्स ये है कि जब वायरस जो है अपनी प्रोटीन कैप्सिड समेत अंदर का डीएनए आरएनए मिला के उसकी सारी की सारी टेल वो क्या बना देती है, वो आपकी बना देती है विरियॉन, यानी कि उसका टोटल स्ट्रक्चर। अब इधर देखें, इधर सिर्फ सिंगल जो है वो डिवीजन हो रही है, इसमें डबल डिवीजन हो रही है, इसका ये फायदा है लाइसोजेनिक में। बैक्टीरियम रिप्रोड्यूस नॉर्मली, ठीक है, प्रोफाज इसमें भी बन रहा है इसमें भी बन रहा है, प्रोफाज दोनों स्टेप्स में बन रहा है, दोनों का ये पार्ट है, लेकिन फर्क ये आ जाएगा कि इसमें सिंगल ही डिवीजन होगी और इसमें डबल डिवीजन होगी। जैसे आप कह लें ट्विंस, ठीक है, उसमें वो पेनिट्रेट कर जाएगा, ये आप देख रहे हैं ये जो पिंचिंग बनी हुई है, इसमें लाइसोजेन वो पेनिट्रेट करेगा, पेन घुस धसेगा बकायदा सिग्निफिकेंटली, एक अलग से दो कह लें आपके इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाएगा, ठीक है। आगे इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। बैक्टीरियोफाज रेप्लिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज रेप्लिकेशन, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। जैसे बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, कौन कौन सी थी, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। इसी तरह से जो आपका वायरस है उसके भी क्या है ये साइकिल है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। Lytic cycle, the virus destroy the host cell. It is rapid process where the host cell undergoes lysis. Lytic से मुराद ही क्या, तबाही बर्बादी, उसमें टोटली उसको क्या कर देता है, तबाह कर देता है और होस्ट सेल को लाइस करता है। लाइसोजेनिक के अंदर क्या होता है, वायरल जीनोम यूजुअली बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल। अब ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटीग्रेटेड कहते हैं मिल बैठ के उसका हिस्सा बन जाना। लाइसोजेनिक में वो फिर भी थोड़ा सा लिहाज करता है कि मैं उसको दे दूं, ठीक है, जो एक्चुअल होस्ट है उसको भी, और कुछ अपना रख लूं। लेकिन लाइटिक के अंदर वो ऐसी तबाही में जाता है कि टोटली होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद ही अलहदा से एक इंडिपेंडेंट कह लें कि आप बॉडी बनाता है। लेकिन लाइसोजेनिक में डिवीजन भले डबल होती है, इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग वो फिर भी थोड़ा लिहाज करता है कि नहीं यार मैं इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट कहते हैं मिल बैठ के उसका हिस्सा बनना, ठीक है। There are 5 steps in atypical bacteriophage lytic reproduction. लिटिक की बात करते हैं यानी तबाही वाला जो है साइकिल। सबसे पहले अटैचमेंट, अ वायरस विल अटैच टू ए सूटेबल होस्ट सेल। भाई ये वायरस है, ये होस्ट है, सबसे पहले वो कोई सूटेबल होस्ट देखेगा और उस पर बैठेगा, ठीक है, यानी अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अटैचमेंट। देन है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब अंदर धंसना, अब बैठ गया, बैठने के बाद अंदर धंसेगा। द होल वायरस और द ओनली जेनेटिक मटेरियल, जिसे आप न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, विल पेनिट्रेट द सेल साइटोप्लाज्म, वो सेल के अंदर धंस जाएगा। अ बैक्टीरियोफाज कैप्सिड रिमेन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और वो कैप्सिड अभी आउटसाइड ऑफ द सेल रहेगा। वेयर इज मेनी वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल सेल्स एंटर द होस्ट सेल्स इंटैक्ट, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे वायरसेस जो कि इन्फेक्ट करते हैं एनिमल सेल्स को, वो एंटर हो जाएंगे होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये है लैंडिंग, लैंडिंग मतलब ये कि उसके ऊपर पहुंच गया, लैंडिंग या अटैचमेंट एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये है पिनिंग, पिनिंग से मुराद क्या है, यानी कि पिंचिंग, धंसना अंदर, सही है। ये है टेल कॉन्ट्रैक्शन, अब ये टेल क्या होना शुरू हो गया, ये आप देख रहे हैं टेल, ये टेल है ना, तो ये सुकड़ना शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, और ये अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके अंदर, इसके ऊपर फॉल करना शुरू हो गया। उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके ऊपर टोटली आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट होना शुरू हो गया और इस सरफेस को अनप्लग करना शुरू हो गया, यानी कि डिटैच करना शुरू हो गया।
और नेक्स्ट फेज के अंदर इसी जेनेटिक मटेरियल ने उसको, जैसे आप सिरिंज से टीका लगाते हैं वेन में या मसल में, इसने इसको इंजेक्ट करना शुरू कर दिया अपना जेनेटिक मटेरियल। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं फर्दर, रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। पहले क्या, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था आपके पास अटैचमेंट या लैंडिंग, दूसरा था पेनिट्रेशन, अंदर धंसना, ठीक है। तीसरा आपने क्या पढ़ा? तीसरा आपने पढ़ना है अब रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। वायरल डीएनए या आरएनए directs the host cells to produce many copies of the viral nucleic acid and proteins necessary for its replication। अब वो क्या करेगी? अब वायरस सारा का सारा जितना भी अपना जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के अंदर धंसेगा और उसे कहेगा कि चलो भाई इसकी फोटोकॉपीज करो। फोटोकॉपी से मुराद क्या? मजीद वायरसेस बनाओ, मेरी मेरी नस्ल कशी करो, ठीक है। ये उसको मैसेज देगा होस्ट को। असेंबली, असेंबली यानी इकट्ठा होना, इकट्ठ करना। The viral nucleic acid and proteins are assembled together to form a new infectious particles। infectious particle नए बच्चे किसके? वायरस के, ठीक है। वो सारा का सारा कोड, वो सारी की सारी प्रोटीन इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके क्या करेंगे? नए पार्टिकल, नए बच्चे उनके पैदा होना शुरू होंगे। रिलीज, ठीक है, निकलना। न्यूली जनरेटेड वायरल पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल, और नए पार्टिकल्स क्या होंगे? होस्ट सेल से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये फाजिज है, ये बैक्टीरियोफाजिज है, ये आपका बैक्टीरियम है, ये मतलब होस्ट सेल है, इसने पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करके ये अंदर गया, ये लिटिक साइकिल है आपका। ये लिटिक साइकिल स्टार्ट हो गया, बैक्टीरियल डीएनए जब अंदर गया तो उसने वहां पे रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, रेप्लिकेट करके फर्दर आगे उसने इन्फेक्शियस पार्टिकल बनाना शुरू कर दिए, और एट द एंड उसने क्या किया कि सेल को फाड़ के रिलीज करना शुरू कर दिया, यानी कि इन्फेक्शन का एकदम से गलबा हो गया, सारे के सारे पार्टिकल आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गए। ओके, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कह लें भले मानस है, थोड़ा सा लिहाज रखता है, ठीक है। द इन्फेक्शन विल एंटर ए लेटेंट पीरियड, ठीक है। लेटेंट पीरियड में क्या मतलब है? यानी कि जब उसको, पेशेंट को साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, ये लेटेंट पीरियड में होता है। होस्ट सेल इज नॉट किल्ड इन दिस प्रोसेस, इसमें वो मारता नहीं है होस्ट सेल को, ये आपने याद रखना, उसमें कंप्लीटली मार देता है, खत्म कर देता है। But the viral nucleic acid will undergo genetic recombination with the host cell's chromosome. The integrated structure is called a prophage, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वायरल का न्यूक्लिक एसिड होता है वो अंडरगो करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम, यानी कि होस्ट सेल्स के क्रोमोसोम से मिलते जुलते क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है कि चलो तुम भी कुछ देर अपना हिस्सा बना लो या अपना हिस्सा रखो, अपनी सल्तनत कायम रखो, और मुझे भी अपने क्रोमोसोम से कुछ नए सेल बनाने दो। तो ये प्रोसेस कहलाता है प्रोफाज। प्रोफाज के बाद उसी तरह से नए सेल बनाना, वो लाइसोजेनिक में चला जाता है। लेकिन प्रोफाज के बाद, प्रोफाज का स्टेप लाइटिक में भी आता है, लेकिन प्रोफाज के बाद उसको तोड़ फोड़ देना और उसको दफन कर देना, वो लिटिक के अंदर आता है। When the bacterial DNA replicates, the prophage also replicates, ठीक है। Certain external conditions such as UV light, X-rays cause viruses to revert to a lytic cycle and then destroy their host। अब किस्मत खराब, लाइसोजेनिक साइकिल में फिर भी वायरस थोड़ा लिहाज करता है कि चलो तुम कुछ हिस्सा अपना, अपनी सल्तनत मेंटेन रखो। लेकिन अगर खुदा की तरफ से यूवी लाइट पड़ रही है, एक्सरे लाइट पड़ रही है, तो वो सारा का सारा लाइसोजेनिक साइकिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर बात है जब डायरेक्ट रेज आ रही हैं तो वो इंटीग्रेट तो किया वो होस्ट सेल को वैसे ही खत्म कर देगा, क्योंकि रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो फिर ये लाइसोजेनिक साइकिल खुदा की तरफ से, या कह लें कि उस बैक्टीरिया या उस जानदार की किस्मत खराब कि उसको ये रेज भी पड़ना शुरू हो गई, लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसकी बैड लक हो जाएगी। होपफुली क्लास गेटिंग माय पॉइंट, मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, ये देखें, ये अटैचमेंट है, वही स्टेप, अटैचमेंट के बाद रिलीज किया, रिलीज करने के बाद ये प्रोफाज बना जो कि दोनों में बनेगा, ठीक है। These cells may exhibit new properties, ठीक है, मतलब ये आधे उधर रह जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे। स्टेप 4 के अंदर रेप्लिकेशन होगी, इंटीग्रेशन होगी प्रोफाज की, ठीक है। अगर तो इंटीग्रेट करके सेपरेट हो जाएंगे और सेल मेंटेन रहेगा तो इट्स ओके, अगर नहीं पूरा तोड़ फोड़ देगा तो नॉट इट्स ओके, ठीक है। चले, रेप्लिकेशन ऑफ एन इन्वेलप्ड डीएनए वायरस, ये हम जो है वो फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गई है मुझे बता दें जरा, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल?
और आप इसको यहीं तक रखें, ठीक है क्लास। फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके वेरी गुड। मैंने आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी दी है, लैटिक और लाइसोजेनिक, वो आपने मुझे करके भेजनी है। फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। गुड मरियम, तुम कहाँ थी, नजर नहीं आ रही। तो हम फिर रेप्लिकेशन ऑफ एन इन्वेलप्ड डीएनए वायरस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नुदरत, नुदरत गायब है अटेंडेंस लगा के। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। याद रखना है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, रेप्लिकेशन ऑफ इन्वेलप्ड डीएनए वायरसेस।